अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सब लोगों का? आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होगा। दिन का आगाज़ अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि अच्छा आगाज़ ना हो दिन का तो फिर पूरा दिन, कहते हैं ना कि मतलब दिन का आगाज़ ही अच्छा नहीं हुआ तो पूरा दिन कैसे अच्छा गुजरेगा। काफ़ी दफ़ा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, आगाज़ अच्छा ना हो तो फिर पूरा दिन बहुत आवाज़ार गुजरता है और समझ नहीं आती कि ना मूड ख़राब है, लेकिन सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी मूड ख़राब है, ऐसा होता है। बहरहाल, मेरा नाम है आयशा यूसुफ, मेरे साथ मोहम्मद अकबर बाजवा मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आगाज़ हमारे लिए तो अच्छा हुआ, लेकिन सुबह एक ख़बर जो है वो आई जिसके बाद थोड़ा दिल उदास हुआ, क्योंकि जब इस तरह के सियासतदान मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो हैं उनकी खबर आई कि उनका इंतकाल हो गया है। इस तरह के सियासतदान जब छोड़कर जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मुल्की सियासत का नुकसान हुआ है, क्योंकि जितने भी इख्तलाफात हों तमाम सियासी पार्टियां जो हैं, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों की खिदमात हैं। पार्लियामेंट में मुशाहिदुल्लाह खान साहब जितने आउटस्पोकन, जितने एग्रेसिव थे, मेरा नहीं ख्याल जिस तरह से मुखालिफिन को वो आउट क्लास कर देते थे और कोई अभी तक। उसकी वजह एक बड़ी सिंपल आशा ये कि बड़े वेल वर्स्ड थे, लर्नड आदमी थे, जिसे आप कहते हैं वसीउल मुताला, पढ़े लिखे आदमी, और शेर व शायरी के हवाले, अदब के हवाले, और फिर वो बातचीत से अगले को चित करते थे, गालिम गलोच से या तनकीद बराए तनकीद से नहीं, बड़ी कंस्ट्रक्टिव उनका क्रिटिसिज्म होता था, लेकिन होता बड़ा वो तल्ख था और पूरा बुलजाय हिट करते थे। बिल्कुल, मुखालिफ जो होता था ना उसको समझ नहीं आती थी कि अब मैं इसका जवाब क्या दूं, क्योंकि बात वो दलील के साथ कर रहा है और सही बात कर रहा है, तो वो बिल्कुल जो है ना वो हो जाता था कि इसके पास जवाब नहीं होता था। बातचीत से आप मामलात को हल करें, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कुछ सालों से कि हमारी सियासत जो है वो बहुत ही बिलो द बेल्ट जाकर बातें की जाती हैं, एक दूसरे के बारे में इस तरह की बातें कर दी जाती हैं कि बाद में अक्सर उसके ऊपर माफ़ी भी मांगी जाती है। लेकिन ये सोचना होगा कि उसका जो असर है, जो अवाम है, कोई नहीं मांगता, जो अवाम है उसके ऊपर क्या पड़ता है, जो नई नस्ल है उसके ऊपर क्या पड़ता है, क्योंकि नई नस्ल सीखती वही है, बच्चे या नौजवान वही सीखते हैं जो उनके बड़े कर रहे होते हैं, और आप तमाम लोग बड़े हैं और इस तरह की बात जब करेंगे तो डेफिनेटली मुशाहिदुल्लाह खान साहब को खुदा ताला गरीक रहमत करे। अपने टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। आज पहला टॉपिक हम सेनेट के हवाले से करेंगे। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो अब आगे इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मामला है, ऑर्डिनेंस के बाद और जो रेफरेंस था, वो एक जो बहस शुरू हुई है कल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वहां पे जो बहस की, लग यूं रहा था कि जैसे वो मान जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, और आज लेकिन वो तो अगेंस्ट जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। आज इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे सकती है इस मामले पर कि शो ऑफ हैंड होगा, नहीं होगा, खुफिया होगा, या फिर और कोई तरीका जो है वो इख्तियार किया जाता है। इस पर हमें डिटेल से बात करनी है। एक खास स्कूल की हमें आपको सैर करवानी है, अमुंजे स्कूल। वैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि बच्चे जो है ना स्कूल जाते हुए उनकी बड़ी जान जाती है, क्योंकि मैं अपनी बात करूंगी, मेरी तो बड़ी जान जाती थी और मैंने बड़ी फेंटी खाई हुई है अम्मी अब्बू से। पता नहीं किसकी नहीं जाती थी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बस हमें ना छुट्टी के बाद वो इंतजार कर रहे थे स्कूल जाने का, वो बहुत ही पढ़ाकू बच्चे होते हैं ना। खैर हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक दिन स्कूल जाते हैं जी बच्चे वहाँ पर, और बच्चे इतनी खुशी खुशी जाते हैं कि वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कब वो दिन आएगा और हम वहाँ पर जाएंगे। दिस ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि ये फिर हमारा कसूर नहीं था कि हमें स्कूल जाते हुए मसला हो रहा था। अगर ऐसे स्कूल होते तो हम भी हंसते हंसते स्कूल जाते। एग्जैक्टली, अनकन्वेंशनल स्कूल इस तरह के होते जहाँ पर ये इस तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और डिफरेंट तरीके से जब सिखाया जाता है ना तो वो याद भी रहता है, सिर्फ थ्योरी हमेशा याद नहीं रहती है। इसके साथ साथ जी एक आर्टिस्ट से हमें आपकी मुलाकात करवानी है, और अकबर पेंसिल शहर के बड़े आर्टिस्ट कमाल है, पेंसिल आर्ट जो है ये करते हैं, और मतलब मैं कहती हूँ कि लोगों की सोच जो है वो कहाँ कहाँ तक जाती है। मतलब एक पेंसिल, एक सिक्का है ना, इसको देखकर हमारे जहन में क्या आ सकता है, और आर्टिस्ट जो होता है ना उसको सिक्के में भी ना पूरा शहर नजर आ सकता है। इस चीज़ की हम बात करेंगे। और खतरे में दजला दिखाई देना ये तो वो वाला मामला है। मतलब एक छोटा सा सिक्का जो लेड है उसके ऊपर, जो सीसा जो है, सिक्का जिसको कहते हैं, उस पे वो आर्ट बना देते हैं, उस पे बना देते हैं वो आर्ट। तो उनसे हमने जानना है कि भाई मतलब कैसे वो पहले उन्होंने सोचा कैसे और कैसे वो करते हैं इतना मुश्किल काम। और एक स्टंटमैन है, उनसे भी हमें आपकी मुलाकात करवानी है। आगाज़ कर लेते हैं जी अपनी पहली स्टोरी से, और वो ये है कि सेनेट में तमाम सूबों को आइन के तहत बराबर की नुमाइंदगी दी गई है। ऐवान वाला में सीटें ज़्यादा से ज़्यादा हों, हर सियासी जमात जो है वो इसी कोशिश में लगी रहती है, तभी उनको बढ़तरी हासिल होगी, कानून साजी भी उनके लिए आसान हो जाएगी। आइन के तहत सेनेट का इलेक्शन जो है वो खुफिया वोटिंग के ज़रिए होता है, और सूबाई असम्बली के अरकान अपनी अपनी जमात के उम्मीदवारों को कामयाब करवाने के लिए कोशिशें भी करते हैं, और अक्सर जो है देखा जाता है कि पूरी कोशिश की जाती है फिर भी कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन सदारती रेफरेंस दायर होने के बाद मुल्क भर में अब ये बहस आ चुकी है कि अब इलेक्शन खुफिया वोटिंग के जरिए होंगे या फिर ओपन बैलेट के जरिए होगा। इलेक्शन जिस इदारे ने कराने हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, उन्होंने मुखालिफत की है ओपन बैलेट की,
कल सुप्रीम कोर्ट में यानी शो ऑफ हैंड से उन्होंने मुखालफत की है, और कल जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी उसमें ये बात हो रही थी कि चूंकि तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी है, एक जितनी सीट्स हैं, तो फिर जिस पार्टी ने सूबों में जितनी सीट्स ली हैं, जितने एमपीएज हैं, उसके मुताबिक सीट्स फिर टोटल आप वही दे दें जो उनका बनता है, जितनी रेशियो बनती है। हाँ, लेकिन उसमें एक चीज़ ये है ना कि मतलब वो एग्जैक्ट उतने वोट्स के साथ कुछ वोट्स बच भी जाएंगे और सेनेटर्स तो पूरे होने हैं वहाँ पे। यार ये थोड़ा सा ट्रिकी सा मैटर है, लेकिन हमारे साथ माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़े ज़बरदस्त कानून साज हैं, कानूनदान हैं। उनसे बात करते हैं कि सर शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो कल समाअत हुई उसमें ज़्यादातर दलाइल ये थे कि मुतनासिब नुमाइंदगी हो, और होती है सेनेट में, और अगर बात ये हो रही है कि इक्वल नुमाइंदगी होगी तमाम सूबों की और उसके मुताबिक सीट्स, तो फिर इलेक्शन की ज़रूरत क्या रह जाती है? जितनी जिसकी सीट्स बनती हैं प्रोविंशियल असेंबली सीट्स के मुताबिक उतनी वैसे ही अवॉर्ड कर दी जाए। देखिए, आपका बिल्कुल सवाल मौजू है। मुतनासिब नुमाइंदगी के दो मॉडल कम अज कम दुनिया में मौजूद हैं। एक मॉडल ये है जिसको लिस्ट मॉडल कहा जाता है कि पार्टी ने जितनी मिकदार में वोट हासिल किए होते हैं, वो खाब जनरल इलेक्शन में हो या जैसे हमारी सेनेट के इलेक्शन में प्रोविंशियल असेंबली में हो, उन वोटों के तनासुब से सेनेट में उसके जो सेनेटर हैं वो उनका तयन हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक सूबे से 20 सेनेटर मुंतखब होने हैं और उस सूबे की सूबाई असेंबली में एक पार्टी की 50% नशिस्तें हैं, तो वो पार्टी कह सकती है कि सेनेट में हमारे 10 सेनेटर होने चाहिए और 10 के वो नाम दे दे और उनको मुंतखब करार दे दिया जाए, कोई इलेक्शन ना हो। इसको कहते हैं लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कि आपने इलेक्शन कराया ही नहीं, आपने सिर्फ नाम लिए, लोगों को मुंतखब करार दे दिया। लेकिन हमारा आइन जाहिर है कि ये नहीं है। हमारा आइन ये तसव्वुर करता है कि इलेक्शन होगा और वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होगा, और आइन का आर्टिकल 226 कहता है कि ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी थ्रू सीक्रेट बैलेट। लिहाजा हमारा आइन ये तसव्वुर करता है कि एक इलेक्शन होगा और उसके लिए एक निज़ाम वज़ा है कानून के जरिए, जिसमें तरजीहात दी जाती हैं। पहली तरजीह किसको दी जा रही है, वोट डालने वाला दूसरी तीसरी तरजीह का इजहार कर सकता है। फिर कानून में उसके लिए एक वेटेज है कि मुख्तलिफ तरजीहात के आप कह लीजिए नंबर मुकर्रर हैं, और एक फार्मूला है जिसके तहत फिर आखिर मजबूरी नंबर जो हैं हर उम्मीदवार के वो उनका तयन किया जाता है। तो हमारा एक पूरा निज़ाम चल रहा है, इसका कोई ताल्लुक उस लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से नहीं है कि जिस तनासुब में सूबाई असेंबली में मेंबर हों उसी तनासुब से सेनेट में मेंबर जो हैं मुंतखब करार दे दिए जाएं। अब हुकूमत की कोशिश ये है कि इस निज़ाम को, आइनी निज़ाम को लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बना दिया जाए बगैर आइनी तरमीम किए। अच्छा सलमान साहब, ऑपोजिशन जमातें जो हैं वो मुसलसल सुप्रीम कोर्ट को मैसेज किसी ना किसी तरीके से पहुंचा रही हैं कि अदालतें इस मामले में ना आए और पार्लियामेंट को भेज दिया जाए, क्योंकि बेसिकली पार्लियामेंट का काम है कानून साजी या तरमीम करना। अगर कोई फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट से कि ओपन बैलेट के जरिए ही इलेक्शन करवाना है, तो क्या ऑपोजिशन पाबंद होगी उस फैसले को तस्लीम करने की? यही कहना है कि यहाँ तरमीम की जरूरत है आइन में, और आइनी तरमीम के बगैर ये नहीं हो सकता। अब ये उनकी एक राय है, उनका एक नुक्ता नजर है जिसमें बहुत वजन भी है। अब अगर इस सब के बावजूद एक फैसला अदालत उज़्मा का आ जाता है तो फिर उस फैसले को सबको मानना होगा। हमारे निज़ाम में कोई गुंजाइश नहीं कि अदालत उज़्मा के फैसले को ना माना जाए। अगर इस नौयत का फैसला आ जाए कि जो लफ्ज़ खुफिया है उसकी कोई ऐसी तशरीह कर दी जाए कि बैलेट पेपर जो है उससे वोट डालने वाले की शनाख्त मुमकिन हो, और अदालत ये कह दे कि इसके बावजूद इसको खुफिया ही तस्वुर किया जाएगा, तो फिर जाहिर है खुफिया बैलेट की एक नई ताबीर सामने आएगी और उसके तहत ही फिर इलेक्शन होंगे बगैर। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, वो जो आप पहले लाइन रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि मुतनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए तो आइन में तरमीम के बगैर क्या ये मुमकिन है? वही जो आप पहले बात कर रहे थे। यही तो इस वक्त बहस है जो अदालत के सामने है। जो भी रिमार्क्स आ रहे हैं वो रिमार्क्स हैं, ऑब्जर्वेशन हैं, अभी फैसला नहीं है। अब इस चीज का तकाजा करना कि वही बिल्कुल नंबर हों सेनेट में जो एक पार्टी के सूबाई असेंबली में हैं, मेरी मदवाना राय में ये मुमकिन नहीं है बगैर आइनी तरमीम के।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भी बात नहीं की जा सकती है। इंतज़ार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या फ़ैसला जो है वो अब सामने आता है। बहरहाल 3 मार्च से पहले ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ़ैसला जो है आ जाएगा, क्योंकि 3 मार्च को सेनेट का इंतखाब है और इससे ये लग रहा है वैसे सुप्रीम कोर्ट चाह रही है कि ये खुफिया, क्योंकि कल उन्होंने कहा ना कि वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार तो हो सकता है ना, वोट वहां पर कास्ट हो गया, आप ना किसी को बताएं, लेकिन अगर कोई शिकायत आई कि इतने वोट्स इस पार्टी के पास थे नहीं, जैसे लास्ट सेनेट इलेक्शन में हुआ कि 4 वोट्स ने पीपल्स पार्टी की और 2 सीट्स वो ले गए केपी से, एक चीज जो है फिर ना, वहां पर आप ये उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा कि कोई भी अरकान रुकनी असम्बली है, उसने ये वोट जो है बेचा है या अपनी मर्जी से दिया है, क्योंकि जो जमहूरियत है वो यही कहती है। कह रहे थे ना कल, वो कहते हैं हल्फ लेंगे उस पर। हल्फ तो मतलब हम कल भी यही बात कर रहे थे कि जो असेंबली में पहुंचते हैं ये भी तो हल्फ लेकर ही पहुंचते हैं, वहां पर जाकर जिस तरह से करप्शन करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि देखिए वो जो कमेटी बनाई है वज़ीर आज़म ने वीडियो लीक पे, उस पे उन्होंने क्यों एफबीआर को डाला है और साथ उन्होंने आईबी वगैरह को क्यों डाला है, उस वजह से डाला है कि एसेट बियॉन्ड मीन्स पर देखे जाएं कि आपके उस वक्त बैंक अकाउंट में किसी में तो कहीं का पैसे गए या कहाँ पे रखे, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, क्या किया आपने, अनाउंस कर दिया, तो फिर जिनके पास पैसे होंगे वो डेफिनेटली कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। बहरहाल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं और वो भी अब सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और वो पीडीएम के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार जो है ना वो तस्वुर किए जा रहे हैं। और वैसे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है पीटीआई को यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के? होनी नहीं चाहिए। नहीं, वैसे हुआ ये कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जब सबमिट करवाए उस पर एतराज़ तो चले आया, लेकिन टाइम खत्म हो गया था, तो कल वो ये गिला कर रहे थे कि हमारे कहने पे इन्होंने नहीं बढ़ाया, बल्कि इनके ओपोनेंट्स नहीं, पीटीआई ने कहा कि चलें जी गिलानी साहब का जरा बढ़ा दें। फिर वो प्रेशर था 2 साबिक वज़ीर आज़म उनके साथ, वो खुद एक साबिक वज़ीर आज़म, एक बड़ा पावरफुल इमेज था अगर ऑप्टिक्स की बात की जाए। बिल्कुल ऐसी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी, और अब हम कुछ बात कर लेते हैं तालीम व तरबियत की, और तालीम व तरबियत किस तरह से, किन तरीक़ों से की जानी चाहिए और कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है किस तरीके से, इस पर हमें बात करनी है। वैसे स्कूल शौक से तो हर बच्चा नहीं जाता, हर किसी को नहीं पसंद होता, और कुछ बच्चे तो है सुबह हम देखते हैं कि हंसी खुशी स्कूल जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे स्कूल ना जाने की ज़िद भी करते हैं, और अक्सर जो है ना वो हम देख रहे होते हैं रास्ते में कि बच्चे रोते हुए स्कूल जा रहे होते हैं। लेकिन कोयटा में एक ऐसा स्कूल है जो खुलता तो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन है, लेकिन बच्चों को स्कूल खुलने का इंतजार जो है वो 6 दिन तक रहता है। एक बार बच्चे इतना बेसब्र क्यों होते हैं स्कूल जाने के लिए? एक रिपोर्ट है, वो पहले दिखा देते हैं नाजरीन को, देख लें कि यहाँ पे स्कूल में आखिर बच्चों का इतना ये पसंदीदा क्यों हो क्या रहा है स्कूल के अंदर, उसके बाद आएंगे वापस। कोयटा के मशरिक में कोही मेहरदर के पहाड़ों में वाक़े उमंजी स्कूल हर एक को खुशामदीद कहता है। हफ्ते में सिर्फ 1 दिन खुलने वाले इस स्कूल में जाने के लिए इसके तुलबा पूरा हफ्ता बेसब्री से इंतजार करते हैं। यहाँ बहुत कुछ सिखाया जाता है और उम्र की कोई कैद नहीं। 80 साल की बख्तावर तीरंदाजी सीखती हैं। बहुत अच्छा चीज़ें आर्चरी हमारे शौक़ है, हमारे क्लासेस का आए गए, यहाँ तो वॉक करना है, यहाँ तो एक्सरसाइज करना है, यहाँ तो बस आर्चरी करना है। उमंजी में चीनी ज़ुबान की कैलीग्राफी भी सिखाई जाती है। कोर्स के इंस्ट्रक्टर हसन अखलाकी कोयटा के तमाम लोगों को इस कोर्स में हिस्सा लेने की दावत देते हैं। यहाँ आने वाले बुजुर्ग तुलबा का कहना है कि मार्शल आर्ट्स और तीरंदाजी उन्हें सेहत के बहुत से मसाइल से दूर रखने में मदद देते हैं। कैमरामैन अब्दुल वहाब के साथ दानिश मुराद, GNN कोयटा। मतलब उम्र की कोई कैद नहीं है। 4-5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल की खातून जो हैं वो भी हम देख रहे थे कि वो तीरंदाजी सीख रही थी। तो ये ख्याल किस तरह से आया? हसन अखलाकी साहब जो कि इंस्ट्रक्टर हैं जिन्होंने ये स्कूल बनाया है, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हसन साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि बड़ा ही अनकन्वेंशनल ये आइडिया है और ये स्कूल है, इस ट्रेनिंग सेंटर को बनाने का ख्याल आपको किस तरह से आया? इसकी ज़रूरत बहुत अरसे से हमें पेश आई थी जब हम छोटे थे कि तरबियत का कोई माहौल नहीं है। आजकल के डिजिटल दौर में जहाँ पर वालिदैन और बच्चों के बीच में और टीचर और बच्चों के बीच में गैप आ गया है, उसको कोई इनिशिएटिव ही, एक कोई आइडिया ही उसको सॉल्व कर सकता है। हसन साहब ये बताएं कि इसकी फ़ी कितनी है, और अगर नहीं है तो फिर आपका ज़रिए आमदन क्या है, और इस स्कूल को सिर्फ क्या आप शौक़ के लिए चला रहे हैं? हम हर किसी से पूछते हैं कि आपका क्या शौक़ है, और उसी के बुनियाद पर एक तरबियत का माहौल बनाया हुआ है जिसमें आर्चरी और कैलीग्राफी और फाइन आर्ट्स और स्पोर्ट्स
के कॉम्बिनेशन से माहौल बना है जिसमें तरबियत हो जाती है, तरबियत की नहीं जाती, माहौल में हो जाता है। तो शौक़ का कारोबार भी है और बाकी सेल्फ फाइनेंस है। जो भी फैमिलीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं, जो भी टीचर्स आ जाते हैं, वो ख़ुद अपना कहते हैं हमारा हक़ अदा हो रहा है, यहाँ पर हमारी कोचिंग हो रही है, वालिदैन समझते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, कोई रास्ता है। तो वो अगर हम हक़ अदा कर रहे हैं तो जो शरीक हैं वो ख़ुद भी कहते हैं हम आपके हक़ अदा करेंगे। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। और हसन साहब, यहाँ पर जो बच्चे या बड़े आते हैं, जो ज़ेरे तरबियत है यहाँ पर लोग, वो अपनी किट्स खुद लेकर आते हैं या फिर आप उनको मुहैया करते हैं? जो मौजूद है मसलन मार्शल आर्ट्स के कुछ इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, फ़ाइन आर्ट्स के कुछ इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, मसलन ट्रेसिंग पेपर अवेलेबल है, मार्कर अवेलेबल है, सिंपल बेसिक कुछ चीज़ें जो अवेलेबल नहीं है। मसलन कैलीग्राफी, जो ब्रश कैलीग्राफी इंट्रोड्यूस हुआ है, वो जो चाइनीज़ जापानीज़ कैलीग्राफी होता है ना, उसके इंक और उसका ब्रश हम मंगवाते हैं। बाकी जो आर्चरी का सामान है वो भी ज़रा मुश्किल से मिलती है, तीर और कमान, वो भी हमें मंगवाना पड़ता है। तो ये कुछ इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, कुछ हमें मंगवाने पड़ते हैं। अच्छा हसन साहब, ये बताएं कि आपका कोई ऐसा विजन है कि आप चाहते हैं कि यहाँ से खिलाड़ी निकलें और इंटरनेशनल मुकाबलों में वो हिस्सा लें, और अगर आपका ऐसा कुछ विजन है तो क्या मदद आपको चाहिए होगी? इस सवाल के जवाब में एक फ़ारसी में कहा जाता है, दिल शाद खाना आबाद। यानी आपका दिल अगर खुश होना तो आप घर में, आपका मूड ठीक है या घर खुश है, तो असल मसला अंदर है। अभी ये जो तरबियत का माहौल ऐसा होता है कि आप उसको दिल को मोह लें, उसके दिल का कुछ काम करें, वो खुश हो जाए। उसको मत बोलिए इधर बैठ जाओ, ये करो, ये तुम पास हो गए, तुम फेल हो गए। जजमेंट, क्रिटिकल, वो जो स्कूल में होता है ना, उसके बैलेंस में कुछ करना है। ये यहाँ पर दिमाग का काम नहीं है, दिल का काम है। अब आप किसी बच्चे को नहीं पकड़ सकते कि तुम इधर क्यों बैठे हो, क्या हो रहा है तुम्हारा, या मुझे तुम्हारी मॉनिटरिंग करनी है। तो ये दिल से खुश हैं, उनके वालिदैन खुश हैं इस बात से, और ख़ुद आते हैं, जल्दी आते हैं और देर चले जाते हैं। ठीक है, इस दिल लगी की वजह से जब इनका घर रोशन है तो मुल्क भी तो एक बड़ा घर है हम सब का, वो तो रोशन हो जाएगा। मगर हमारी ख्वाहिश ये है कि हर होम अमुंजी होम हो, हर होम से अमुंजी बच्चे निकले जिनको मार्शल और फाइन आर्ट दोनों आते हैं, और उसको पता है कि मेरे दिल के अंदर दो अपोजिट एनर्जीज़ होती हैं, नफ़रत और मोहब्बत। मुझे इनको डिसिप्लिन करना है, और वो होता है मार्शल फाइन आर्ट्स के साथ अमुंजी होम्स एंड स्कूल्स में। हसन अखलाकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और बड़ा ही ज़बरदस्त एक तो वो काम कर रहे हैं, दूसरा मैसेज उन्होंने कितना ज़बरदस्त दिया अकबर। सच अ विजनरी, एग्जैक्टली, यही सोच रियल सेंस ऑफ द वर्ड, वो जो मुस्तकबिल के मामार हम यूज करते हैं ना असातिज़ा के लिए, मतलब क्या खूबसूरत उनकी बिल्कुल ऐसी। और बड़ी अच्छी बात यह कि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो अपने दिल से आते हैं, और यहाँ पर दिल से वो जो भी सीखते हैं वो सीखते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर हम उनको मॉनिटर करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हालांकि स्कूल में ज़रूरी होता है, बच्चों को डिसिप्लिन करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन एक बैलेंस बन जाता है जब इस स्कूल में बच्चे आते हैं और स्कूल में जब जाते हैं, तो दोनों तरह से वो पढ़ाई भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये वाली एक्टिविटीज जो हैं, ये वाले खेल जो हैं वो भी एंड फाइन आर्ट्स दोनों में। कल भी मैं कह रहा था लताफत और खैर बनता नहीं था, लेकिन बनता नहीं है, लेकिन कमाल, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं हसन अखलाकी साहब। अब एक ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वो पेंसिल आर्टिस्ट जो हैं उनसे हमें अपने नाजरीन की मुलाकात करवानी है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अब आपको मिलवाना है हमने एक ऐसे आर्टिस्ट के साथ कि जिसे एक ऐसी चीज़ में जिसमें एक आम शख्स को वो नज़र नहीं आ सकता, या वो सोच नहीं सकता कि इस पे मैं कुछ फन तख्लीक कर सकता हूँ। वही आर्टिस्ट के बारे में कहते हैं ना कि उसको तो हर एक चीज़ में कहीं पे कोई उल्टी सीधी चीज़ें भी पड़ी होंगी ना, तो उसके अंदर भी उसको आर्ट नज़र आ जाएगा। और वैसे कहा जाता है कि अक्सर वो लोग जिनके पास सहूलियात नहीं होती हैं, उनसे जो आर्टिस्ट निकलता है या जो उनका टैलेंट उभर कर सामने आता है ना, वो उन लोगों का उस तरह से नहीं आ पाता जिनके पास सारी सहूलियात मौजूद होती हैं और उनके पास फंड्स होते हैं, पैसे होते हैं और कोई मसला नहीं होता। और मैंने कहीं पे ये बात पढ़ी थी कि जो महरूमी या इस तरह की परेशानियां होती हैं ना, वो किसी भी इंसान के टैलेंट और उसका जो पोटेंशियल होता है उसके लिए किक स्टार्ट जो है। गालिब का शेर सुनाऊं इस पे एक? जी सुनाएं प्लीज। गालिब कहता है कि पाते नहीं है राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवां। और तो मामला यहाँ पे वो है कि जब ये आपकी जो सहूलियत नहीं है, तबाह रुक गई ना, आप कहीं ना कहीं से रोक दिया गया, तो अंदर से वो एक फिर
जोर मार के वो आपका टैलेंट या कह लें आपका एक जज्बा निकलता है, जज्बा निकलता है, और फिर वो आपको जहाँ पर लेके जाता है वहाँ पर वो जो लोग होते हैं ना जिनके पास सब कुछ मौजूद होता है वो नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि कुछ करने का अज़्म होना तो फिर दुनिया की कोई ताकत जो है ना वो आपको रोक नहीं सकती है। इसीलिए आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान के दूर दराज के पसमानदा इलाके पसनी से है। और पसनी का ये आर्टिस्ट जो है वो पेंसिल की नोक से मुसव्वरी नहीं करता बल्कि पेंसिल की नोक पर मुसव्वरी, मतलब ये पेन है ना इसकी नोक के ऊपर मुसव्वरी करता है। अकबर जरा बात कीजिए इनसे, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त साजिद मूसा साहब। साजिद मूसा साहब, अब आपकी आर्टिस्टरी जो है, बल्कि आपकी जो फन पारे हैं इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं और लोग देखें भी, आप कैसे आपके जहन में ख्याल आया, किससे आप मुतासिर हुए, कैसे आपने ये शुरू किया? असल में मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जो आजकल के यूट्यूब में है, तो यूट्यूब देखकर मुझे ये शौक़ पैदा हुआ। वहाँ से वीडियो देखकर मुझे ये शौक़ हुआ है, पहले भी था मगर यूट्यूब के ज़माने में यानी कि आज के दौर में मुझे इसका शौक़ ज़्यादा है। और मैं यूट्यूब देखकर, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वगैरह देखकर, जैसे कि बाहर के दीगर ममालिक के लोग हैं, वो आर्टिस्ट हैं, वो अपने मुल्क के लिए मुल्क में जो ये आर्ट बनाते हैं, तो मुझे भी शौक़ हुआ है क्यों ना मैं भी बना लूँ। इसीलिए मैंने भी इस शौक़ को अपनाया है। अगर देखा जाए तो मेरा इस आर्ट में ज़्यादातर उस्ताद मैं कहूँ, अगर मैं इसको उस्ताद कहूँ तो यूट्यूब को कहूँगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब देखकर और ये माइक्रो आर्ट बनाना सीखा है। वाह अकबर, इसको मैं कहती हूँ इंटरनेट और सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल, जिससे आप खुद से सीख सकते हैं, आपको किसी उस्ताद की इस तरह से ज़रूरत नहीं होती। अच्छा साजिद साहब, ये जो काम है ये यकीनन बहुत ही मेहनत तलब होगा और बहुत ही बारीकियाँ इसके अंदर होती हैं। आप इस शौक़ को पूरा करने के लिए सामान कहाँ से लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर डेफिनेटली जो इसके औजार होते होंगे वो भी बहुत ही बारीक बारीक होते होंगे, और पसनी में तो ये सब चीज़ें मुहैया नहीं होती हैं, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? शौक़ है, इसके जो लवाजमात हैं, ये जो सामान हैं, टूल्स हैं, ये आसानी से नहीं मिलते हैं, मुझे कराची से मंगवाने पड़े हैं। इसमें जो ब्लेड हैं, सर्जिकल ब्लेड हैं, वो महंगे हैं, तो मैंने सस्ते वाले लिए। एक मैग्नीफाइज़र है, वो भी मैंने मंगवाया है कराची से। यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। यकीनी तौर पे हम समझ सकते हैं, आप वहाँ पर नहीं मिलती, इलाका पसमानदा है, आपको कराची से ये सब कुछ मंगवाना पड़ता है। हुकूमत से आपकी कोई अपील है यहाँ पर कि क्या आपको मुहैया की जाए, सहूलियात क्या होनी चाहिए आपके इलाके में? पसनी आर्ट के हवाले से एक ज़रके ज़मीनें, इस ज़मीनें उस्ताद शुगुरला जैसे, जावेद दोस्त मोहम्मद, मामा मुनीर जैसे आर्टिस्ट पैदा किए, और आजकल के दौर में समद अब्दुल्ला, नज़ीर अहमद, मुसद्दिक असलम और हुसैन ज़ेब, नूरा बलोच, ज़ोएब ज़ायद और ऐसे कई फीमेल्स हैं जो इस आर्ट से मुंसलिक हैं, मगर हमें ऐसा मौका नहीं मिला, मौके नहीं मिले वो अपने आर्ट को प्रमोट करें, और हुकूमती सतह पर हमें ऐसा कोई मौका नहीं मिला है, ना कि हुकूमती सरपरस्ती हमें हासिल है। अच्छा साजिद साहब, वक्त क्योंकि हमारे पास कम होता है इसलिए हम ज़्यादा देर आपसे बात नहीं कर पाएंगे। ये आखिरी सवाल है कि कोई पैगाम आप देना चाहें जो दीगर फ़नकार हैं, जो दीगर आर्टिस्ट हैं, उनके लिए? पैगाम है सकाफ़त को फ़रोग़ देना, बकौले शाहिर के, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। साजिद मूसा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया साजिद मूसा साहब। मेरे तो जहन में पता है आयशा एक चीज़ हर दफ़ा हम करते हैं, हम डिफरेंट आर्टिस्ट्स को बुलाते हैं और बात करते हैं, एक सवाल बड़े अरसे से मेरे जहन में है, कब ख़त्म होगा कि हम बुला के लोगों को कहेंगे हुकूमत से मुतमईन नहीं है आप, हुकूमत आपके लिए क्या करे, हम आपके लिए कुछ करते हैं, मतलब हुकूमत को खुद कुछ ख्याल नहीं आता कभी, बिल्कुल आज तक नहीं आया कभी। हम लोग बुलाएंगे टीवी पे, फर्ज निभा रहे हैं ना, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं कि लोगों को बुलाकर एक प्लेटफॉर्म दें और जो इक़्तिदार में लोग बैठे हों उन तक उनकी आवाज़ पहुंचाई जाए कि यहाँ पर कितना टैलेंट मौजूद है। उनको सिर्फ प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, उनको सिर्फ गाइडलाइन की ज़रूरत है, उनको ये इस तरह के प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो अपनी जो टैलेंट है, अपना जो कारकर्दगियाँ हैं वो दुनिया के सामने रख सकें और इदारे ऐसे हों जहाँ पे पॉलिश करें वो लोगों को, जिनमें कुछ टैलेंट हो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से ज़्यादा रिफाइन होकर वो सोसाइटी को कुछ आगे वो पे कर सकें। बिल्कुल अफसोस की बात है। इसके साथ ही वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।